चलो देखो यहाँ, पिछले क्लास में आपको बताया जा रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म के बारे में। बताया गया कि इसमें आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर एक ऐसा आइसोमर आइसोमेरिज्म होता है या आइसोमर होता है जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है। आप देखे थे कि कभी H2 अंदर था, कभी बाहर था, कभी लिगेंड उल्टा पुल्टा जोड़ रहा था। याद है ऐसा? ये जो दूसरा, अच्छा, उसमें चार टाइप आप देखें। एक था आयनाइजेशन आइसोमर, एक था सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर, तीसरा था लिंकेज आइसोमर और चौथा था कोऑर्डिनेशन आइसोमर। आज जो हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर, जिसको हम लोग त्रिविम समावयवता कहते हैं, इस त्रिविम समावयवता में परमाणु या परमाणु के समूह के जोड़ने का तरीका सेम होता है। बस अंतरकाशीय स्थान में या अंतरकाशीय स्थल पर उसका जो पोजीशंस होता है सेंट्रल एटम के अराउंड वो डिफरेंट होता है। जैसे हर एक कंपाउंड में जुड़ा हुआ एक तरह से रहेगा, जो परमाणु जहां पहला में जुड़ा हुआ है वही दूसरा में भी जुड़ा हुआ रहेगा, बस स्पेस में उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। उसके उसी चीज को आप एग्जाम्पल पर और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये स्टीरियो होता कितने टाइप का है? दो तरह का, एक ज्यामितीय और दूसरा प्रकाशीय। हम लोग कल त्रिविम समावयवता को डिफाइन कर लिए थे और हेडिंग डाले थे ज्यामितीय समावयवता। देखिए लिखा हुआ है, केंद्रीय धातु के चारों ओर लिगेंड के अंतरकाशीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण उपसंयोजन में कौन चीज उत्पन्न होता है? ज्यामितीय समावयवता। एग्जाम्पल के लिए आप इसको लिखिए, इसका स्ट्रक्चर हम बताते हैं नीचे। नीचे वाला सारा स्विच ऑन कर दो तो तब। हो गया लिखा हुआ? यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप लिखे हैं वो है PT NH3 का होल 2 Cl2। प्लेटिनम को हम बीच में रख रहे हैं और इससे हमको टोटल कितना लिगेंड जोड़ना है? चार। मान लो दोनों NH3 को हम ऊपर जोड़ देते हैं और दोनों Cl को नीचे। एक स्ट्रक्चर ये मिला और दूसरा स्ट्रक्चर हम ये करते हैं, दोनों को अपोजिट साइड जोड़ देते हैं। यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ सॉरी सॉरी Cl, यहाँ NH3, यहाँ Cl। आप यदि 11th में पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि सेम साइड्स, यदि एक ही तरह का एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स रहता है तो इसी को हम लोग सिस फॉर्म कहते हैं, याद है? और जब यही चीज अपोजिट साइड हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस। दोनों का डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, तो हम इसको बी कहेंगे और इसको ए कहेंगे, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे का कैसा समावयवता कहलाएगा? ज्यामितीय समावयवता। अब इसमें देखिए अंतर क्या है और समानता क्या है। इस प्लेटिनम से दो NH3 दो Cl यहाँ भी जुड़ा हुआ है, इस प्लेटिनम से दो NH3 और दो Cl यहाँ भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी में कोई अंतर नहीं है, जो चीज यहाँ जुड़ा हुआ है वही चीज यहाँ जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहला जो चारों पढ़े थे उसमें कनेक्टिविटी में ही अंतर हो जाता था। तो फिर यहाँ अंतर क्या है? अंतर बस ये है कि स्पेस में जो इसका अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में अंतर है कि दोनों NH3 ऊपर, दोनों Cl नीचे। यहाँ पर दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट साइड, दोनों NH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड। अपोजिट साइड रहे तो विपक्ष या इंग्लिश में इसी को ट्रांस कहते हैं, और सेम साइड रहे तो इसी को हिंदी में समपक्ष या इंग्लिश में इस कहा जाता है। करेंगे।
पर्दा को सटा दो तो बढ़िया से। हाँ, इधर भी, इधर से भी। हो गया लिखा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? ज्यामितीय समावयवता। हम कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे का कैसा समावयवी है? ज्यामितीय समावयवी है। तो आप लिख दीजिए नीचे में, इसके नीचे में, ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ each other। बढ़े आगे के एग्जाम्पल पर। देखिए, सी ओ ई एन का होल टू सी एल टू एक प्लस, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। इसको बनाइएगा आप नहीं, इसको पहले आप देखिए ध्यान से। हम ए नंबर बनाते हैं जिसमें सेंट्रल एटम है कौन? सीओ। ठीक है, कोबाल्ट है ये। अच्छा, इसमें बताइए कितना लिगेंड आपको दिख रहा है? 4 लिगेंड। दो है इथिलीन डायमीन ई एन और दो है सी एल। अच्छा, आप ये बताओ कि ई एन मतलब इथिलीन डायमीन एक मोनोडेंटेड लिगेंड है या बाइडेंटेड लिगेंड? बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका मतलब है कि ये अकेला कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम मान लो आप कि हम एक ईएन इधर दिखाते हैं और एक ईएन यहाँ दिखाते हैं, एक सीएल यहाँ दिखाते हैं और मान लो एक सीएल यहाँ दिखाते हैं, इसका ये मतलब है कि हम ईएन ईएन को सेम साइड रख रहे हैं और सीएल सीएल को सेम साइड रख रहे हैं। यदि अपोजिट साइड होता तो सीएल ठीक इसके विपरीत होता, पीछे होता, लेकिन ये सेम साइड माना जाएगा। तो ये तो अकेला बॉन्ड बनाएगा, ये भी अकेला बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये दो डबल बॉन्ड नहीं, नहीं डबल बॉन्ड बनाना ये बोलना गलत है। दो बॉन्ड बनाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड बनाएगा कैसे? इसको दिखाने का क्या तरीका होता है ये सब सुनो। जैसे सीओ यहाँ बीच में है, आप कहीं पर ईएन लिख रहे हैं, इसका मतलब है आप ये लिख रहे हैं CH2 CH2 NH2 H2। बोलिए हाँ या ना? तो एक बॉन्ड बनेगा यहाँ से और एक बॉन्ड बनेगा यहाँ से। तो इस चीज को हम ईएन पर कैसे दिखाएंगे? ईएन पर इसको दिखाने का तरीका ये होता है, आप इस तरह से बॉन्ड लेके जाइए, एक बॉन्ड बन गया और ये दूसरा बॉन्ड बन गया। समझ में आया कि ये ऐसा क्यों दिखाया गया? यदि आप इसको ऐसा दिखा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है, यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी बनता है। तो थोड़ा अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इसको भी ना ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। तो ये भी बनाएगा कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। इसको कहा जाएगा सिस। और इसी का ट्रांसफॉर्म यदि आप बनाइएगा तो इसमें आपको क्या करना है? कोबाल्ट को बीच में रखना है, एक सीएल दूसरा सीएल ऊपर नीचे जोड़ दो, एक ईएन इधर ले लो, एक ईएन इधर ले लो। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड हो गए। अब यहां पर आप बॉन्ड बना दीजिए। आप देखिएगा बुक में बिल्कुल ऐसे ही बनाया हुआ है। बताइए ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा? चलिए उतारिए।
इसको हम ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं। यहाँ भी आप वही नीचे में लाइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ इच अदर। यहाँ जी आई का क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हटा दो इसे। पीछे जो था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला एग्जांपल था, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है। नहीं है 6 वाला, देखो इधर। वहां कितना बॉन्ड बना है सेंट्रल एटम के साथ? 4। यहाँ कितना बना है? 6। दो सीएल के साथ और दो दो ईएन के साथ, दो दूना 4 प्लस 2 6। ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमर का अगला एग्जाम्पल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। चेंज कर दो इसे। आज लास्ट क्लास चाहिए, बस 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। एक ऑप्टिकल बचा हुआ है, उसको देखेंगे। और ये सब बात समझ में सिर्फ उन्हीं को आएगा जो 11th में आइसोमेरिज्म पढ़े हैं। नहीं पढ़े होंगे तो आपको हवा नहीं लगेगा। ना भी लगे तो क्या फर्क पड़ता है आपको? इतना माथापच्ची करोगे? चलो देखो यहाँ, इधर देखिए। CO सेंटर में रहेगा। एक बात और, पीछे के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज भी है ना। हो सकता है बुक में ना आपको ये ऐसा दिखाया हुआ मिले, देखिएगा इधर। यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट दिखा देगा और ओवरऑल यहाँ कैसा चार्ज दिखा देगा, तो यहाँ भी दिखाना पड़ेगा। तो ये भी मतलब हम आपको इसलिए बता दिए ये बात कि आप वैसा दिखाया गया हो या अब जो दिखाया गया है ये दिखाया गया हो, ये दोनों अलग बात नहीं है। हम बस क्या कहते वहां चार्ज को नहीं दिखाए थे, यहाँ पर चार्ज को दिखा दिए। और इतना तो अब हम उम्मीद आपसे कर ही सकते हैं कि आप समझ रहे हैं कि कहाँ पर कैसा चार्ज है। देखिए, एक सीएल पर एक माइनस, दूसरा सीएल पर दूसरा माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 2 बराबर प्लस 1, x बराबर प्लस 3। ओवरऑल कोबाल्ट पर कितना चार्ज है? प्लस 3। प्लस थ्री में दो प्लस को सीएल खत्म कर रहा है और एक प्लस बच जा रहा है। जो बच जा रहा है उसको लिख दिया गया है। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है, बाकी आप सिंपली स्ट्रक्चर को समझिए। तो आगे का स्ट्रक्चर है CONH3 का होल फॉर Cl2। सबका सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। 6 लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्टाहेड्रल शेप में जाएगा ये। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो आप क्या कीजिए, पहली बार याद करो 4 बॉन्ड में स्क्वायर, ये प्लेनर शेप मिलता था, स्क्वायर प्लेनर 4 गो में। इधर देखना थोड़ा, अभी बनाना मत। हम ये जो 4 बॉन्ड बनाए हैं, ये तो डॉटेड लाइन बस वर्ग को दिखाने के लिए ऐसा किया गया था। इस 4 बंधन में आप क्या कीजिए, 3 जगह NH3 को जोड़ दीजिए। बताओ कितना NH3 अभी भी तुम्हारे पास बचा हुआ है? एक। उसको रखे रहो, उसको उसको उसका यूज नहीं करते। यहां पर हम जोड़ देते हैं कौन चीज? Cl। बताओ क्या क्या बचा हुआ है? एक Cl और एक NH3। हम चाहते हैं सभी Cl एक साइड रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, एक
एक बॉन्ड अब इधर बनेगा और एक बॉन्ड इसके ठीक पीछे बनेगा। तो इसी को ना हम ऐसे दिखाते थे, याद करो। तो अब आपको क्या करना है, Cl को ऊपर दिखा दीजिए, एक Cl जो बचा हुआ था, और एक NH3 को नीचे दिखा दीजिए। इसको हम लोग कहेंगे सिस फॉर्म। अच्छा, ओवरऑल इस पर चार्ज कितना है? एक पॉजिटिव। तो इसको हम ए नंबर कह रहे हैं। और इसका बी नंबर बनाएंगे, तो बताओ तो बी नंबर में क्या करेंगे? चारों NH3 सब कोना पर चला जाएगा, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे आ जाएगा, तो NH3 के अपोजिट NH3 आ जाएगा, Cl के अपोजिट Cl आ जाएगा। वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। चलिए बनाइए तो। वैसे लोग जो 11th में नहीं पढ़े हैं, आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मंडे से चैप्टर चेंज हो रहा है, आज चैप्टर लास्ट हो रहा है, तो वहाँ आपको समझ में आएगा। पीछे यदि पढ़ेंगे नहीं और चाहेंगे कि एक एक बात समझ लें, ये पॉसिबल नहीं है। और हमारी मजबूरी है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन किया जाता है यहाँ से। यहाँ पर टोटल ओवरऑल कितना पॉजिटिव चार्ज? एक ही ना जे, ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, ये सिस फॉर्म कहलाएगा। और यहाँ हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ ईच अदर। आप लिख देना यहाँ ए एंड बी आर ई आई विथ ईच अदर। तो यही था ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा ऑप्टिकल आइसोमर। ये सब तो और जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा यदि नहीं पढ़ा होगा तो। आप याद कीजिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL, याद है? एक बार राइट रोटेट कर देता था, एक बार लेफ्ट रोटेट कर देता था। और एक ऐसा भी स्थिति होता था जब PPL पास कर जाता था और वो लाइट ना राइट रोटेट होता था और ना ही लेफ्ट। उस स्थिति में एक को कहा जाता था प्रकाश सक्रिय यौगिक और एक को कहा जाता था प्रकाश असक्रिय यौगिक। जो प्रकाश असक्रिय होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, और जो प्रकाश सक्रिय होता है वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यही सब बात होगा थोड़ा बहुत। कल संडे है और कल क्लास नहीं है। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इसका एक टॉपिक CFT बचा हुआ है जो लेवल का चीज़ है। तो नेक्स्ट संडे या फिर वर्किंग डे में, जैसे शाम वाम में एक दिन क्लास लिए थे ना, जैसे शाम में 8 बजे से, तो वैसे ही 2-3 दिन करके पढ़ा देंगे 40-40 मिनट। एक्चुअल में हम देखते हैं कि 2 घंटा का जब क्लास लाइव होता है तो आप लोग बोर होने लगते हैं। दूसरा बात है कि मथा है तनी को हार देते हैं ज़्यादा दे, मथवा जो है सो हैंग करने लगता है, मथा काम ही नहीं करता, उसके बाद कमेंट में कुछ कुछ लिखने लगता है। यहाँ से वो माधव है वो सीधे करता है, ब्लॉक करना शुरू कर देता है। वैसे में आपको अभी तो दिक्कत नहीं होगा, जब क्रैश कोर्स का टाइम आएगा तब दिक्कत आपको हो जाएगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा वर्क होगा वहाँ। या मान लीजिए कभी नहीं आ सके क्लास, क्योंकि लोड इतना बढ़ जाता है कि आप कितना क्लास करोगे। घर पर बैठ के भी पढ़ सकते हो, यहाँ भी पढ़ाई होगा वहाँ भी होगा, जहाँ मन हो कर लीजिए। चेंज करूँ इसे? चलिए दूसरा नंबर हिंदी डालिए तो प्रकाश से समाप्ति होता है। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशीय समाव्यवस्था। वैसे ही यौगिक जो तल ध्रुवित प्रकाश को भ्रमित करते हैं, वही राइट रोटेट कर दे या लेफ्ट रोटेट कर दे, उसी को हम लोग प्रकाश सक्रिय कहते हैं। और वैसे उपसह संयोजन यौगिक जो
पीपीएल के डेविएशन में अंतर रखते हैं उसी को कहा जाता है प्रकाशीय समावयवी। एक हो जाएगा डी और एक हो जाएगा एल। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये हम आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। एक क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। और यदि सब्जेक्टिव पूछ दिया, सब्जेक्टिव तो खैर आज तक नहीं पूछा है तो पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव ही पूछता है यहाँ से। क्या है कि सब्जेक्टिव पूछेगा ना तो आपको कंफ्यूज कर देगा कि आप ऑर्गेनिक वाला जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब दीजिएगा, फंस जाइएगा फेरा में वहां पर। तो बिहार बोर्ड आपको फंसाएगा नहीं, सुलझा हुआ क्वेश्चन देता है। चेंज करें इसको, देखिए तो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जब समान सूत्र वाले लिखा हुआ है, कोई भी आइसोमेरिज्म रहेगा तो सूत्र तो समान ही होगा ना। तो यही कहता है कि जब समान सूत्र वाले दो उप संयोजन यौगिक ईपीएल को भ्रमित करने की क्षमता में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाशीय समावयव। पीपीएल को भ्रमित करने की क्षमता में भिन्नता से मतलब है या तो राइट रोटेट कर रहा हो या फिर लेफ्ट रोटेट कर रहा हो। यदि रोटेट ही नहीं किया तो वो प्रकाशीय समावयवता दर्शाता नहीं है। जो दर्शाएगा वो या तो राइट रोटेट कर देगा नहीं तो लेफ्ट रोटेट कर देगा। ये सब बात 11th में बताया गया है। अब इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते जो कि लंबा चौड़ा बात है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब समान सूत्र वाले उप संयोजन यौगिक तल ध्रुवित प्रकाश को भ्रमित करने की क्षमता में भिन्नता रखते हैं तो प्रकाशिक या ध्रुवन समावयवता प्रदर्शित करना माना जाता है तथा यौगिक को प्रकाशीय समावयव कहते हैं। और इस तरह का समावयवता मुख्य रूप से अष्टफलकीय संकुल में पाया जाता है जिसमें द्विदंती लिगेंड होते हैं। ये सब जो बड़ा वाला फैन है ना, सब अब एग्जॉस्टर का काम करता है। 8 से 9 में और 9 से 10 में गर्मी लगता है। दोनों बैच में 300-300 स्टूडेंट होगा, उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। और उसमें लगता है कि सांस भी नहीं लिया जा रहा है। जब से फैन का पोजीशन चेंज हुआ है तब से क्लास नॉर्मल रह पाता है। जैसे आप लोग हैं वैसे वो लोग रहता है। लड़की लोग क्या करती थी पहले, फैन को यहाँ लगाया हुआ था तो अपने तरफ घुमा के इक्के गुलर की पूरा का पूरा हवा लेते रहे। कितनों समझा दो, फैन का लल्ली ऐंठ रहे हैं ऐंठ रहे हैं। इस जगह को सीधे चेंज ही कर दिया गया। प्रकाशीय समावयवता वाला बात जो हम 11th में समझाए थे उसका कुछ खिस्सा कहानी हम आपको कहते हैं, आप याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा। आपको हम बोले थे कि बच्चा सब जो लेजर लाइट रखता है खिलौना वाला, उसमें आप मान लीजिए कि इस तरह का इमेज बन रहा है, इस तरह का। जैसे उसमें अलग अलग तरह का इमेज बनता है ना, तो उसमें मान लीजिए इस तरह का इमेज बन रहा है। आप एक ग्लास ट्यूब लीजिए, उसमें कंपाउंड को भर दीजिए और उस कंपाउंड से उस लेजर लाइट को निकालिए इस तरह से। यदि ये लेजर लाइट सामने में बिल्कुल ऐसा ही एरो दे दिया, इसका मतलब प्रकाश के प्रति उस यौगिक का कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं है, वहां पर प्रकाश भ्रमित नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ऐसा यौगिक कभी भी प्रकाशीय समावयवता नहीं दर्शाएगा, क्योंकि ये पीपीएल को भ्रमित कर ही नहीं रहा है। सिर्फ भ्रमित करने वाले यौगिक ही प्रकाशीय समावयवता दर्शाते हैं।
लेकिन यदि इसी में कोई राइट रोटेट कर दिया तो याद करो उसी को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहा जाता था, और जो लेफ्ट रोटेट करता था उसको लेबोरेटरी कंपाउंड कहा जाता था। एक को डी फॉर्म कहा जाता था, एक को एल फॉर्म कहा जाता था। आपको बोला गया था, याद कीजिए, कि आपको बताया जाएगा 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्लूकोज डी के बारे में, ग्लूकोज एल के बारे में, ये सब तो वो सब आगे आएगा बायोमोलिक्यूल्स में, फिर ये डी और एल फॉर्म आएगा। तो आपको ये जहां जहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा, आप यदि 11th नहीं पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत हो। हालांकि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इस बात का एकदम दावा है, क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन समझ में पूरा का पूरा बात नहीं आएगा। तो वो इसके लिए हम जिम्मेदार भी नहीं है, हम कर भी क्या सकते हैं। आप लोग इतना ना मजा लेते हैं जीवन का, अभी तक उम्र है मजा लेने वाला, मजा लेते रहिए। बस 2 साल 4 साल और लड़की लोग का शादी हो जाएगा, ये लोग अपना वो बर्तन मांजेगी, खाना बनाएगी, पति का सेवा करेगी, और लड़का लोग सेवा करवाएगा, चट्टा कहेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिए तो। COEN का फुल 3 P+। बताइए इसमें आइडेंटिटी लिगेंड है ना, ईएन, एक ईएन कितना बॉन्ड बनाता है? तो हम कोबाल्ट को यहाँ रखते हैं बीच में, देखिएगा ध्यान से, कोबाल्ट को बीच में रख के एक ईएन को मान लो इधर हम रखे, एक ईएन को हम इधर रखे, और एक ईएन को इधर रखे, ये सभी ईएन कितना बॉन्ड बनाएगा? तो ये जो दो बॉन्ड बनाएगा इसको हम दिखाएंगे ऐसे, अभी तुरंत बताया गया है आपको। कुछ ऐसे ही ना बनाएगा। आप याद कीजिए, इसका आप मिरर इमेज ले लीजिए, इसका मिरर इमेज यदि डिफरेंट आ गया तो एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो दूसरा होगा लेबो रोटेटरी, मतलब एक होगा डी फॉर्म तो दूसरा होगा एल फॉर्म। अब बताइए तो इसका मिरर इमेज लीजिएगा तो कैसे कैसा बनेगा फोटो? कोबाल्ट रहेगा बीच में, आप देखो यहाँ पर 2 EN राइट साइड है, इस बार लगेगा कि 2 EN लेफ्ट साइड है, और एक EN राइट साइड आ जाएगा। तो बताइए कि ये मिरर इमेज डिफरेंट मिरर इमेज बना या सेम बन गया? सेम कैसे बना रहे? डिफरेंट बन गया ना। मिरर इमेज सेम बना या डिफरेंट बना, इस बात को यदि समझना चाहते हो तो देखो कैसे समझेंगे उसको। सब पागलपन चलेगा, ये सब पागलपन होता है। अब कहता है कि आईना रखेंगे कैसे, ये कॉपी किताब पर समझने के लिए नहीं सब बताया गया है, बाद में कि आईना रखना नहीं है, लैब में तुमको पता चल जाएगा कि पीपीएल को राइट रोटेट करेगा या लेफ्ट रोटेट करेगा। देखिए बताइए, इसको आप यहाँ से पकड़िए, उठा के इस पर रखिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है इस दोनों के बीच में आ जाएगा वो ईएन? ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, लेकिन हम आपको एक संरचना ऐसा बताते हैं जो सुपर इम्पोज कर जाएगा। देखो तो इधर, यदि तुम इसका मिरर इमेज बनाओ इस कंपाउंड का, तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, इसका मतलब ये प्रकाशीय समावयवता दर्शाएगा। लेकिन थोड़ा इसको बना के देखो तो, इसका तुम मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसा नहीं लगता है कि ईएन ईएन दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ यहाँ भी ईएन दिखेगा, ऊपर पर सीएल नीचे में सीएल। तो इस बात का तुम ध्यान रखना कि केवल वही यौगिक प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करेगा जिसका मिरर इमेज डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए कि हम लैब में तो है नहीं कि चेक कर लेंगे कि राइट रोटेशन दिया है पीपीएल का या लेफ्ट रोटेशन दिया है, तो फिर हम कॉपी कलम पर, किताब कॉपी पर कैसे समझेंगे कि वो प्रकाशीय समावयवता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा? तो उसका एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप यौगिक का संरचना बना लीजिए, संरचना बनाने के बाद उसके साइड में आप इमेजिन कीजिए कि हम एक मिरर रखे हैं, आईना रखे हैं, और उस आईना में उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये आप इमेजिन कीजिए। जैसे हमने देखा कि इसका जो मिरर इमेज बनेगा, इसमें दोनों सीएल राइट साइड है, इसका मिरर इमेज बनेगा तो दोनों सीएल लेफ्ट साइड हो जाएगा, और ये दोनों राइट साइड चला जाएगा। उसको उठा के इस पर सुपर इम्पोज करवाएंगे तो कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करेगा। लेकिन इस कंपाउंड में यदि हम मिरर रख के तब उस पर यदि हम सुपर इम्पोज करवाएं तो पता चलेगा कि एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही फोटो उधर भी बनेगा, और वो सुपर इम्पोज कर जाएगा। इसका मतलब ये जो इसका जो सिस फॉर्म है ये प्रकाशीय समावयवता दर्शाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म प्रकाशीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि
इसमें डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों होगा, इसमें डी एल फॉर्म नहीं होगा। ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यही ट्रिक है कि डिफरेंट मिरर इमेज दिया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो हम इसको ए कहेंगे और इसको बी, और हम कहेंगे कि ए एंड बी आर ऑप्टिकल आइसोमर। और कैसे हम समझे कि ऑप्टिकल आइसोमर है? क्योंकि मिरर इमेज समान नहीं है। समान रहता तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बात ही नहीं होता वहाँ। तो यहाँ लिख देंगे ए एंड, दोनों फोटो बना लीजिए, ए एंड बी आर ऑप्टिकल आइसोमर। क्या हुआ रे? झुमका टाइप का बना दी है। ठीक है, बनाइए, कोई दिक्कत। इस लाइट में काम करते करते न रोज दिन मेरा आंख चढ़ जाता है। जबकि आंख 6x6 है, 17 जोजन तक दिखाई पड़ता है। हायर दिन का असर नहीं है। लाइट का इफेक्ट इतना है कि आंख लाल हो जाता है। जबकि लाइट बहुत कम लगा हुआ है। पहले जितना था उसके हिसाब से तो कम ही है ना। पहले 7 गो लाइट ही लगा हुआ था, अब 3 गो लगा हुआ। 2 गो आगे में, 2 गो बगल से, 3 गो ऊपर से। अभी सिर्फ 3 गो ऊपर से। चलिए, सुंदर दिखने के फेरा में आंख खराब हो गया बस। तो सुंदरता आंखें में होता है। अरे, चश्मा 2 2 को बनवाए हुए हैं लाइट के इफेक्ट को कम करने के लिए, लेकिन चश्मा लगाने का मन ही नहीं करता। क्या लगाएंगे, वो जहर होता है। लेकिन फिर सोचे कि आंखें खराब हो जाएगा तब। तब तो कुछ नहीं होगा। हो गया यहाँ तक, ये लिख लिए। अगला एग्जाम्पल लिखिए तो। और ये लास्ट एग्जाम्पल। सी ओ ई एन का होल टू सी एल टू। अब यही था ना वहाँ? तो यही ना एग्जाम्पल था वहाँ। अब देखो इसका, सुनिएगा इधर क्वेश्चन, सुनो इधर क्वेश्चन क्या पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए इधर देखिए, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो, और आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस यौगिक में कुल कितने समावयवी होंगे। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल बाय द फॉर्मूला, जो भी आपको लिख दे। आप बताइए तो कितने समावयवी होंगे। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। का क्या जवाब है? 4 बोले हैं आप। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका सही आंसर होगा 3। और देखिए कैसे। हाँ, कैसे वही हम बता रहे हैं। अब देखो हम कैसे, हम बता देते हैं कैसे। हम सीधे आंसर बता देते हैं, उसके बाद समझा भी देंगे। COEN का होल टू Cl2 प्लस, यही है ना? सेम चीज है ना? अब बताइए कि इसका ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म, ये ए और ये बी आप लिखे हैं ना, ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ ईच अदर। तो 2 गो तो आपको मिल गया। हाँ या ना? अब बताइए, इसका जब आप मिरर इमेज लीजिएगा, इसका जब आप मिरर इमेज लीजिएगा तो ये डिफरेंट मिरर इमेज देगा। तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। अब आप इसका मिरर इमेज लीजिए तो वो डिफरेंट नहीं देगा, वो सेम देगा। तो ये 2 कंसीडर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंतर्गत। और इसका एक और चचेरा भाई, चचेरा ने वो ट्विंस कह सकते हो, जुड़वा भाई। ये एक जो, एक लेफ्ट रोटेशन दे रहा है तो दूसरा राइट रोटेशन देगा। इसका मतलब है कि 2 आइसोमेरिज्म जो होगा ना वो ज्योमेट्रिकल के अंतर्गत आएगा। और एक आइसोमेरिज्म जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्टिकल के अंतर्गत आएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर होगा 3। समझे? 4 काहे नहीं होगा? अब आप ये बताइए कि आप 4 कैसे बोले। कुछ तो सोच लिए। कुछ को नहीं सोचना है। चलिए बनाइए तो। यहाँ पर सीओ को बीच में रखिए। सीओ को बीच में रख के एक ईएन इधर, एक ईएन इधर रखो। और एक सीएल इधर, एक सीएल इधर रखो। एक सीएल, दूसरा सीएल।
और इसी का मिरर इमेज बना दो। इसका मिरर इमेज इधर बनाएंगे तो बताइए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये दोनों सीएल भागेगा इधर, क्या जी, एक ईएन इधर और एक ईएन इधर। अब आप सोचिए कि इसको यदि हम पकड़ के उठा के इस पर ले जाएं तो क्या सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब मिरर इमेज डिफरेंट है। इसको हम ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। और यहाँ हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर ऑप्टिकल आइसोमर। ए एंड बी आर ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना था? दो। पीछे देखे ना, दो था। दो में एक का आइसोमर निकला। अच्छा, आप कहेंगे कि सर तब तो चार हो ही गया, दो वहां दो यहाँ दिख रहा है, चार कहाँ हुआ? आप इसको तो नहीं देखिए तो, ये मैच नहीं कर रहा है पहले वाले से। अरे भाई एग्जैक्ट यही चीज न वो है, देखो तो ये डिफरेंट क्या मिला? डिफरेंट मिला ये कितना आइसोमर हुआ? टोटल आंसर कितना होगा? तीन। यही था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समाप्त हुआ चैप्टर। जो लोग बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक रटने वाला चीज है, पूरा चैप्टर पढ़ के खत्म कर दें, अभी एक टॉपिक इसका बचा हुआ है सीएफटी, भूलिए जाओ, वो सब तो रटने वाला है ही नहीं। प्रॉपर दिमाग लगता है। लेकिन अभी तक जो पढ़े क्या वो रटने वाला चीज था? तुम बहुत रटोगे तो दो चार दस वो लिगेंड का नाम रटोगे, उसका वैलेंसी रटोगे, बाद बाकी सब तुमको। अरे छोड़ो ना यार, नाम इसका समझ के लिखने वाला चीज है। नाम जो याद करने का चीज होता है वो भी इसको समझ के कंसेप्ट पर बनाना पड़ता है। कल संडे है और कल छुट्टी है। मंडे को आइए। आज तारीख कितना है? 15। 15 है, आज लास्ट क्लास था इसका। 16 छुट्टी है, संडे है। 17 को स्टार्ट होगा डी, सुनिए पहले इधर, अरे बैठो। 17 को स्टार्ट होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही वो चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में टोटल 4 चैप्टर है, एक खत्म कर चुके हैं आप, बचा 3। 3 में 2 चैप्टर ऐसा है जो 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाता है, एक चैप्टर पी ब्लॉक है जो थोड़ा लंबा चलता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। 17 को स्टार्ट होगा और पूरा उम्मीद है कि 21 को खत्म हो जाएगा। 17 18 19 20 21, 5 दिन। हमको लगता है कि ज्यादा ही बोल गए, उतना लगेगा भी नहीं। तो 21 या 22 तारीख से आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बोला गया था कि आप ऑर्गेनिक का रिवीजन स्टार्ट किए, कर दिए हैं या नहीं किए? नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अब आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिक ये केमिस्ट्री का, जिससे सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है? हाँ, 28 नंबर का। सबसे बड़ी बात देखो क्या है कि ये सब चैप्टर ऐसा है ना कि यदि तुम नहीं भी समझ पाया ना, सुनो हमारी बात सुना थोड़ा ध्यान से, जो बोल रहे हैं, जो एनालिटिकल बात होता है केमिस्ट्री का वो बता रहे हैं, वो जो हम फील करें वो अभी तुम फील नहीं कर पाओगे। अभी तक जो आप पढ़े हैं यह एक ऐसा पार्ट होता है केमिस्ट्री का जिसमें आप अभी तक यदि कुछ नहीं पढ़े तो भी हम गारंटी लेते हैं कि तुमको हम फेल नहीं होने देंगे इसमें। इसलिए क्योंकि 10-20 क्वेश्चन हम तुमको देंगे, उसका आंसर सही तुमको याद कर लेना है। और तुम इसको याद कर सकते हो, ये एक भाषा में लिखा हुआ चीज है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि योगात्मक यौगिक से आप क्या समझते हैं, या आपसे पूछें कि द्विक लवण से आप क्या समझते हैं, तो इसका परिभाषा लिखा हुआ है, आप लिख दीजिएगा। याद यदि याद करने में सक्षम है आप तो कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा काम। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी लाइन आपको नहीं याद करना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक बात समझना होता है। मतलब समझे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं आप, नहीं समझे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप बोर्ड पर से उतार नहीं पाइएगा। और जो बात आज बोल रहे हैं इस बात को साबित हम करेंगे आगे। ये नहीं कि जबरदस्ती, ये आप खुद फील करोगे कि सच में ऐसा हो रहा है कि हम उतार भी नहीं पा रहे हैं। इतना ना बॉन्ड, इतना ना लोन पे, इतना ना एरो घूमेगा तुमको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से उठ के कौन कहाँ भाग गया। बहुत अटपटांग चीज है इसीलिए बोल रहे हैं कि आप रिवीजन वाले मोड में रहिए। हम जब शुरुआत करेंगे तो आपको आसान लगेगा, कि हम 11th का ही चीज शुरू करेंगे, लेकिन 11th वाला सारा का सारा चीज पढ़ाना पॉसिबल नहीं है ना 12th में। पता चलेगा 3 महीना फिर ऑर्गेनिक में लग गया, तब तक आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। फिर पी ब्लॉक भी तो बचा हुआ है।
आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स भी तो बचा हुआ है, फिर चैप्टर छूटेगा तो आप कहेगा कि ये क्या हो रहा है। और 12th में कोनो हाल में चैप्टर छूटेगा नहीं। तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, जो लोग जहां पढ़े हैं जितना पढ़े हैं रिवीजन कीजिए, जरूरी है ये। आइए सोमवार को नए चैप्टर के लिए, और सभी लोग अपना अपना आइडेंटिटी पे साथ में रखेंगे। जिनका पेमेंट नहीं होगा अब बहुत मौका दिए आपको, भगा देंगे अब।